How are you? I hope you all are very, very fine. Myself, Yogendra Agarwal, and you are watching your own YouTube channel, Commerce Mantra by Yogendra Sir. Friends, we were discussing about introduction to accounting, and today also I am going to continue with that. फ्रेंड्स, आज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 6 मैं शूट करने जा रहा हूं और इस पार्ट 6 में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वैसे तो यह भी एक आसान सा कॉन्सेप्ट लगता है, अगर किसी बुक से पढ़ोगे तो उसमें पॉइंट लिखे हुए हैं और हमें याद कर लेने होते हैं। एग्जाम में कभी आएगा तो 3 नंबर का आ जाएगा, लेकिन हमें ये उस एंगल से नहीं पढ़ना है, हमें इसे मार्क्स के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमें इसे उस जानकारी के हिसाब से पढ़ना है जिससे कि आप अकाउंट की कुछ गहरी बातें, कुछ विशेष बातें सीख पाए। फ्रेंड्स, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, इस तरह का प्रोसेस हम सीख रहे हैं, सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। अगर मैं देसी तरीके से बताऊं तो इंटरनल यूजर्स वही यूजर्स होते हैं जो सीधे हमारे बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, या यूं कहूं कि सीधे हमारे बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्ट डालते हैं। मुख्य रूप से इनमें 3 लोगों को हम इंटरनल फाइनेंशियल यूजर कहते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर कहते हैं। पहला, हम बात करते हैं ऑनर्स की। ऑनर्स किस तरह से हमारे यूजर्स हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के सबसे बड़े यूजर तो यही है। अरे आप सोचकर देखो, पैसा कौन लगाता है? मालिक लगाते हैं। इन्वेस्ट यानी कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो इन्हीं का है। जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसका रिस्क भी सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर कल बिजनेस डूब जाए, अगर बिजनेस में हैवी लॉसेस हो जाए तो किसका नुकसान होगा? सबसे ज्यादा नुकसान इन ओनर्स का ही होगा। तो कैसे होता है, लीगल क्या प्रोसेस है, ये तो मैं इन फ्यूचर बताऊंगा आपको, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि एक कहावत भी है, एक बिजनेस में हम पढ़ते हुए कहते हैं इस बात को, कॉमर्स पढ़ते हुए कहते हैं कि रिस्क के साथ ऑनरशिप, या यूं कहें कि ऑनरशिप के साथ रिस्क चलता है हमेशा। जहां ऑनरशिप होगी वहीं रिस्क होगा, और जब रिस्क होगा तो उन्हें सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। कहीं बिजनेस में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, जिस पर्पज से हम बिजनेस कर रहे हैं उस पर्पज से हट तो नहीं गया है, कहीं हमें इन नियर फ्यूचर हैवी लॉसेस तो नहीं होने वाले हैं। ये सारी बातें ऑनर्स को चाहिए, तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के सबसे बड़े यूजर हुए और इंटरनल यूजर हुए, क्योंकि सीधे बिजनेस से जुड़े हुए, बिजनेस को प्रभावित करते हैं। सेकंड, मैंने यहां पर लिखा है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज मतलब जो काम करने वाले लोग हैं हमारी संस्था में, हमारे बिजनेस में जो काम करने वाले हैं। 2 नाम से हम इन्हें जानते हैं, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। तो ऑफिशियल जॉब जो करते हैं उन्हें हम एम्प्लॉय कह देते हैं। देसी तरीके से मैं अभी आपको समझा रहा हूं। जो ऑफिशियल जॉब कर रहे हैं हमारे यहां उन्हें हम एम्प्लॉइज कह देते हैं, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर उनको हम नॉर्मली कहते हैं। तो वर्कर और एम्प्लॉइज दोनों ही प्रभावित करते हैं हमारे बिजनेस को। हमारे इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर हैं। किस तरह से इंटरनल यूजर हैं? तो मैंने यह लिखा है एम्प्लॉइज के लिए, एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट लिंक्ड बोनस। बच्चों, एक बोनस आपने सुना होगा, बोनस मिलता है। ये बोनस मिलता कैसे है? तो वैसे तो बोनस देने के और भी तरीके हैं, लेकिन एक प्रॉफिट लिंक्ड बोनस होता है। कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी या कोई बिजनेस जितना प्रॉफिट कमाएगा उसको बोनस उसी के हिसाब से, उससे लिंक कर दिया, उसी के हिसाब से दिया जाएगा। तो प्रॉफिट लिंक्ड बोनस अगर है हमारे बिजनेस में तो एम्प्लॉइज हमारे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे हमारे प्रॉफिट या लॉस से। इसीलिए वो भी हमारे इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एक बड़े यूजर होते हैं। और 3rd नंबर पर मैनेजमेंट। मैंने 3rd नंबर पर लिखा है मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट के लिए हम पहले भी बातें कर चुके हैं, काफी बातें कर चुके हैं। यूज इट फॉर डिसीजन मेकिंग, हमने लास्ट वीडियोस में भी इसका जिक्र किया है। कैसे? ऑब्जेक्टिव की बात हम कर रहे थे, चाहे हम लिमिटेशंस की बात वहां कर रहे थे, चाहे हम फंक्शंस की बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, तो मैनेजमेंट में के इस पॉइंट को मैंने वहां भी समझाया है। फिर वापस से वो बात दोहरा देता हूं, और यहां से अब आपको ये भी बात समझ में धीरे धीरे आ जाएगी कि जो हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं वो अलग अलग नहीं है। अगर हम लिंक करके पढ़ेंगे तो पता चलेगा एक चीज एक जगह ढंग से पढ़ने के बाद वो हमारे कई जगह काम आएगी। स्टूडेंट्स, यूज इट फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को ही तो मैनेज करना होता है बिजनेस। इसका मतलब वो डिसीजन कहां से लेगा, किसके बेस पर लेगा? डिसीजन मेकिंग के लिए उसे क्या चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चाहे वो प्रॉफिट लॉस की बात हो, चाहे मान लो जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखा है, सेल प्राइस फिक्स करना है, किस आधार पर फिक्स करेगा? उसके पास अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो कैसे फिक्स करेगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए जरूरी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो डिसीजन ले पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद मैं इंटरनल यूजर्स के बाद बात करता हूं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन है? एक्सटर्नल यूजर की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहला नाम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी पोजीशन को जानना चाहते हैं, वो हमें लोन देंगे। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन उनके सामने क्लियर होगी तभी वो हमें लोन दे पाएंगे। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि वो कहीं ना कहीं हमें एनालाइज करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो हमें वो फंड प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमें वो क्यों पैसा देंगे अगर उन्हें मिलने की भी उम्मीद नहीं होगी? तो स्टूडेंट्स, मैं बैंक की बात करता हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक ही मान करके चलिए। फाइनेंशियल, अभी आप 11th में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक ही मान करके चलिए। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हमें पैसा देने का काम करेंगे, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का काम करेंगे। तो इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वो जानना चाहेंगे, हमारी क्या एसेट है, हमारी क्या लायबिलिटीज हैं, ऑल दीज थिंग्स। अगर वो नहीं जान पाए तो फिर वो हमें नहीं देंगे पैसा। किस बेस पर जानेंगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पर। इसका मतलब वो हमारे एक बड़े यूजर हैं। हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एक बड़े यूजर हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैंने नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर्स की लिस्ट में नाम लिखा है क्रेडिटर्स का। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं। क्रेडिटर्स को मैं आने वाली वीडियोस में आपको कुछ बेसिक टर्म्स भी बताऊंगा और उन बेसिक टर्म्स में ये क्रेडिटर में डिफाइन करूंगा पूरा। लेकिन अभी के लिए अगर मैं ये कह दूं कि क्रेडिटर हमारे एक्सटर्नल यूजर होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, तो आप याद कर लेंगे। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या करें? क्रेडिटर को समझ लो पहले। क्रेडिटर किसे कहते हैं? तो वही क्रेडिटर वे लोग होते हैं, ट्रेडिंग क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो हमें माल सप्लाई कर रहे हैं, जिनके पैसे हम देंगे इन फ्यूचर। हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है। अब बताओ, जिनको हमसे पैसे लेने हैं वो हमारे बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं चाहेंगे क्या? क्या वो नहीं चाहेंगे हमारी क्या पोजीशन है, क्या प्रॉफिट लॉस है, हम क्या हमारे लायबिलिटीज और एसेट्स कितने जानना चाहेंगे वो? तो फिर हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एक बड़े यूजर क्रेडिटर भी हुए। लेकिन एक्सटर्नल है। क्यों एक्सटर्नल है? क्योंकि इन्हें अपना पैसा लेने का अधिकार है। बस अगर किसी वजह से हमने किसी से 5 लाख रुपए का माल खरीदा, उधार क्रेडिट पर खरीदा, तो 5 लाख रुपए लेने का हकदार तो है। लेकिन वो आकर हमारे ऑफिस में ये नहीं कह सकता कि आप ये काम करिए, ये मत करिए। वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर सकता, वो हमारे बिजनेस पर दादागिरी नहीं चला सकता है। हाँ, वो हम उसके नहीं दे पा रहे पैसे, वो हम पे केस कर सकता है, वो हमें आके रिक्वेस्ट कर सकता है मेरे पैसे दे दो, लेकिन मेरे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये अधिकार ही नहीं है कानूनी रूप से उसे।
इसीलिए ये एक्सटर्नल यूजर है। क्रेडिटर के बाद मैंने थर्ड नंबर पे लिखा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरह से हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूजर है? तो भाई ये तो हमारा एक नेशनल इनकम का डाटा बनाती है गवर्नमेंट, उसके लिए उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। ये तो एक सीधी सादी सी मैंने बात, आप कहीं एग्जाम में लिख रहे हैं तो वहां लिख दें, लेकिन समझने के लिए मैं इसे और थोड़ा सा अगर एलिबरेट करूं तो गवर्नमेंट कैसे हो गई हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूजर, बड़ी यूजर किस तरीके से? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेकर के बात करता हूं। मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है हमसे, हमारी इनकम पर टैक्स लगता है, हमारे सेल करने पर टैक्स लगता है, और जितने भी टैक्सेस और भी बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं। कभी अगर टैक्स के बारे में बताऊंगा, अभी 11th के लिए भी जीएसटी तो पढ़ाऊंगा ही, वहां बताऊंगा बहुत सारे तरह के टैक्स होते हैं। तो ये जो टैक्स है हमारा, टैक्स कलेक्शन किस बेस पर होगा? मान लीजिए मैंने गवर्नमेंट से कह दिया कि मेरे पे 5 करोड़ रुपए का टैक्स बैठा इस साल, तो बस 5 करोड़ ही ले लेगी वो? नहीं, वो ऐसे मानेगी नहीं। वो कहेगी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें शो कीजिए। वो सारे के सारे लीगल रिक्वायरमेंट जो होंगी उसे पूरा करने की बात कहेगी। स्टूडेंट्स, एक बात, ये तो मैंने टैक्स का एग्जांपल दिया। गवर्नमेंट और किस तरह से हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूजर है? तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कुछ लीगल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है। वहां लीगल कंप्लायंस कहते हैं कि कानूनी रूप से कुछ हमें अनुपालन करना है। तो ये लीगल कंप्लायंस, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होगी, अगर हमने अकाउंटिंग नहीं की होगी तो कहां से पता चलेगा? सपोज करिए हम एक कंपनी के रूप में हैं, हमने कंपनी बना रखी है, तो कंपनी के लिए तो कंपनी एक्ट के अनुसार हमें अपने फॉर्मेट में सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे जो वहां प्रेस्क्राइब्ड है। फिर इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूजर है। आपको तो खैर छोटा ही लिखना है, मैंने समझने के लिए इतनी सारी और चीजें बता दी हैं, जोड़ दी हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर किस तरीके से है भाई? तो कंज्यूमर हमारा, देखो कंज्यूमर हम जो कुछ बना रहे हैं उसे यूज कर रहा है, तो वो एक तो ये चाहता है कहीं ना कहीं कि भाई मेरे से कुछ ज्यादा प्राइस तो नहीं लिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे से प्राइस ओवर प्राइस मुझे चीजें दी जा रही हो, कोई चीज 10 रुपए की मिल जानी चाहिए और मुझे वो 20 रुपए की दी जा रही है। कैसे पता चलेगा उसे? वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगा। एक दूसरी चीज और कंज्यूमर देखता है कि जो वो आपका प्रोडक्ट ले रहा है वो प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कल मिलना बंद हो जाएगा। मतलब आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बिना उसे पता नहीं चलेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बिना उसे पता नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस ऐसा तो नहीं है कल बंदी हो जाए। तो आपकी अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपेरेंट है, तो उस कंडीशन में ये आराम से हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को पूरा कर रहा है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? जब मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करिए, तब आपको ये चीज मैं समझा दूंगा वहां। ओके, इसके बाद कंज्यूमर के बाद अब हम बात करेंगे इन्वेस्टर की। ये इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर से पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एक साइड में हो जाता हूं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वापस इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? तो पोटेंशियल का मतलब है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, हमारे लिए जो बड़े महत्वपूर्ण इन्वेस्टर हैं हमारे। अच्छा, इन्वेस्टर पैसा हमारे यहां लगाएगा, इसका मतलब रिस्क होगा उसका, इसका मतलब वो बिना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी जाने तो हमें पैसा नहीं देगा। यानी कि जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हम कर रहे थे फर्स्ट पॉइंट में, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स, द सेम थिंग हियर यू कैन से। इसके बाद में हम बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक किस तरीके से इंटरेस्टेड है हमारे इसमें? तो बच्चों देखो, ये जो हमारा बिजनेस होता है ये इकोनॉमी में कई तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। ये एक जॉब क्रिएटर भी है। मान लीजिए मैं पब्लिक के एंड पर बात करूं
पब्लिक ये चाह रहे, जो लोग जॉब चाह रहे होंगे हमारी पब्लिक में से, वो लोग हमारे बिजनेस की तरफ देख रहे होंगे। हमारा बिजनेस कितना बड़ा जॉब क्रिएटर है, वो हमें जॉब दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो कैसे पता चलेगा? हम उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर देखेंगे तो वहां से उसके गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का पता चलेगा, वहां से उसकी सॉल्वेंसी का पता चलेगा, वहां से जब वो रेशो देखेंगे लिक्विडिटी का, उसका पता चलेगा। तब हमारी पब्लिक इस बात के लिए संतुष्ट होगी कि यस, ये बिजनेस जॉब क्रिएटर है, दिस बिजनेस विल कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमी इन मैनी वेज। तो इसका मतलब जब हम बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक भी हमारे इस बिजनेस में इंटरेस्टेड होती है, इसीलिए ये हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूजर है, लेकिन एक्सटर्नल यूजर है, क्योंकि पब्लिक भी आकर हम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बना सकती सीधे तौर पर। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, मैं एक और छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। यहां मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जिसके इतने यूजर हैं, हम अकाउंटिंग की भी इतनी सारी बात कर ली हमने, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब इसके ऐसे कौन से गुण हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के तो इतने सारे यूजर हैं, तो इसका मतलब ये एक अच्छी क्वालिटी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बस अच्छी क्वालिटी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन से गुण होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? यस, मैंने यहां मुख्य रूप से 3 गुण इसमें कहे जाते हैं जो हमें देखने चाहिए, या हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अगर ये कोई कहे कि ये तो अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए इसमें 3 गुण होने चाहिए। कौन से? पहला, ये रिलायबिलिटी का गुण इसमें होना चाहिए, मतलब ये विश्वसनीय हो, रिलायबल हो। अगर किसी वजह से ये इंफॉर्मेशन बायस है, बायस समझते हैं, पक्षपातपूर्ण, अगर ये इंफॉर्मेशन बायस है, पक्षपातपूर्ण है, तब हम इस पर कैसे विश्वास करेंगे? तो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमेशा अनबायस होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। अगर उसमें किसी भी पॉइंट पर उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की विश्वसनीयता पर क्वेश्चन उठता है, तो उसे एक अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। दूसरी चीज है रेलेवेंस। हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होने के लिए वो रेलेवेंट होनी चाहिए। इररेलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेकार है। इंफॉर्मेशन तो वो है, लेकिन एक अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं कही जाएगी। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि वो रेलेवेंट होनी चाहिए। अगर मैं एक देसी तरीके से ऐसी एक एग्जांपल दूं, सपोज करिए आप क्लॉथ इंडस्ट्री में हैं और आप सीमेंट इंडस्ट्री के कुछ डाटा उसमें देते हैं, क्या वो उसके कंपैरिजन में आप काम में ले पाएंगे? नहीं, आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है वो। ये तो मैंने बिल्कुल एक ऐसा एग्जांपल दिया जो सीधे ही आपको ऐसे समझ में आ जाए, समझाने के लिए कि रेलेवेंसी होनी चाहिए। अगर हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है, उसमें इररेलेवेंट हमने बेकार की चीजें भर रखी हैं, तो फिर वो हमारी अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं कही जाएगी। अकाउंटिंग आप अपनी 50 चीजें लिख दीजिए, ग्रंथ बना दीजिए अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का पूरा, लेकिन रेलेवेंट नहीं है। अब मैं रेलेवेंट का एक और थोड़ा सा टेक्निकली बताता हूं। यहां पर रेलेवेंट का मतलब है रेलेवेंट टू यूजर्स। सपोज करिए आपके, मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं, मैनेजमेंट को प्राइस सेट करना है। अब प्राइस सेट करने के लिए अकाउंट्स में उसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो उसको मिल नहीं पा रही है, वैसे पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, लेकिन उसे उसके काम की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो वो रेलेवेंट कहां है? इसका मतलब आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ग्रंथ आपने बना दिया है, वो ग्रंथ बेकार है उसके लिए। तो रेलेवेंस होना जरूरी है। जो भी यूजर है उसी के हिसाब से वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे वो उसका सही यूज कर पाए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और आखिर में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एक गुण है कि अगर हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल नहीं है,
मतलब आपने कुछ इतने कलिष्ठ वे में, यानी कि इतने डिफिकल्ट वे में उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया है कि हर कोई तो उसको पढ़ भी नहीं सकता। मान लीजिए मैंने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीद लिया। अब मैं तो फिर भी आप कहेंगे टीचर है, सपोज करिए एक रिक्शा वाले ने एक कंपनी का शेयर खरीद लिया। अब वो रिक्शा वाले ने कंपनी का शेयर खरीद लिया, वो बेचारा क्या जाने इकोनॉमी के बारे में। तो इसका मतलब उसके लिए जो इंफॉर्मेशन होगी वो उसी के सेंस में होनी चाहिए, बस जितनी उसको चाहिए इन्वेस्टर के रूप में, वो उस रूप में होनी चाहिए। उसको 2-4 बातें पता होती है, जब उसने शेयर खरीदा तो थोड़ा सा पता होगा, वो उतने ही उसके काम की है। डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन उसके काम की नहीं है। अंडरस्टैंडेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, ये तो फिर मैंने एक ऐसा देसी एग्जांपल दे दिया आपको। लेकिन अंडरस्टैंडेबिलिटी में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो इस तरह से लिखी गई इंफॉर्मेशन हो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात है वो है समझने योग्य। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।